इस फ्यूचरिस्टिक और रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है मार्कस नाम की कैदी को दिखाते हुए, जिसे कि जेल में बड़े बड़े गुनाहों की जुर्म में बंद किया गया था। सबसे ज्यादा बुरी बात यह थी कि मार्कस को अगले दिन जान से मार दिया जाएगा। ये उसके किए गए क्राइम्स का रिजल्ट होता है, जिससे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसे मार ही देना चाहिए। मार्कस को जब ये चीजें पता चली तो वो सारे होप हार चुका था। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो कभी बच पाएगा। लेकिन अचानक जेल के अंदर सेरिना नाम की एक लेडी आती है। सेरिना दरअसल किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की एक हेड मेंबर थी और वो मार्कस से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है। सामने आने पर सेरिना मार्कस को बताने लगी कि तुम्हें कल मार दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बॉडी पर अलग अलग टाइप के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करेगी। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट मानवता की भलाई और उनकी डेवलपमेंट के लिए की जा सकती है। इससे हम सभी की काफी ज्यादा तरक्की होगी। मार्कस तो अब इन सारी चीजों पर थोड़ा सा सोचने लगा, पर एंड में जाकर वो इसका डिसाइड कर लेता है, क्योंकि मरने के बाद अगर उसकी बॉडी किसी के काम आ रही है तो वो ये चीजें एक्सेप्ट जरूर करेगा। इसीलिए मार्कस ने थोड़ी देर बाद ही इस बात की परमिशन दे दी थी। कुछ ही देर के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए मार्कस को उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है। मार्कस को अच्छी तरीके से बांध दिया गया था और कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पर मौजूद थे। ये सारे वैज्ञानिक होते हैं जो कि वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके बाद सेरेना ने मार्कस से की थी। मार्कस ने अपना एंड एक्सेप्ट कर लिया था और वो इन चीजों के लिए रेडी होता है। अचानक अब वैज्ञानिकों ने मार्कस के बॉडी में कुछ तो सीरम डाला। ये सीरम मानो उसकी पूरी बॉडी को एकदम हल्का कर दे रहा था। थोड़ी देर में इस वजह से मार्कस की जान चली जाती है, पर अब उन्होंने अचानक मार्कस की बॉडी में सीक्रेट टाइप के सीरम डालना स्टार्ट कर दिया। ये सीरम क्या थे किसी को नहीं अंदाजा, बट यही सारे सीरम्स हैं जो मार्कस की बॉडी में जेनेटिक चेंज करेंगे। शायद आगे चलकर मार्कस वापस से जिंदा हो जाए, लेकिन ये अभी तक तो एक मिस्ट्री है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके की एक्सपेरिमेंट करती थी, यानी लोगों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करना और उन्हें इवॉल्व करके कुछ नई प्रजाति बनाना। अब इन चीजों को पूरे 20 साल बीत जाते हैं। समय आ चुका था 2018 का। हमें तो कुछ सोल्जर्स की टीम दिखाई गई जिनके लीडर का नाम जॉन होता है। जॉन दरअसल किसी मिशन पर था और उसे स्काईनेट के बेस को डिस्ट्रॉय करना होता है। स्काईनेट भी ऐसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इलीगल एक्सपेरिमेंट किया करती। उन्होंने कई सारे ऐसे एडवांस रोबोट्स बनाए थे जो इंसानियत पर आगे चलकर बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं, और वो सारे रोबोट्स तो इंसान से ही क्रिएट किए जाते थे, उन पर अलग अलग टाइप की इलीगल एक्सपेरिमेंट करके। तो अब उन्हीं चीजों को रोकने के लिए जॉन और उसके कई सारे साथी उनके बेस पर हमला कर देते हैं। धीरे धीरे अब यहाँ अंदर जाने पर उन्हें कई सारे इंसान मरे हुए दिखाई दे रहे थे, यानी स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन वाले इंसानों पर जरा भी रहम नहीं करते। कई लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ तो उन्हें मार दिया जाता, यानी वो सब इतने ज्यादा बेरहम थे कि इंसानों की जीवन की अहमियत ही नहीं समझते। जॉन यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने साथियों के साथ जितना सबूत हो सके उतना इकट्ठा करता है। वहाँ पर स्काईनेट कंपनी के एक्सपेरिमेंट किए गए डेटा भी मौजूद थे, वो उन्हें भी रिकवर करने लगे और अपने साथ लेकर जाने लगे। पर तभी अचानक ऊपर की तरफ से एक ऐसा रोबोट जिन्हें टर्मिनेटर कहा जाता था वो आ गया होता है। ये स्काईनेट कंपनी द्वारा ही बनाया गया था, जिसकी सीरीज T6100 होती है। यानी इस तरीके के कई सारे खतरनाक रोबोट स्काईनेट कंपनी ने पहले ही बना कर रखे होते हैं। उस रोबोट ने तो ऊपर मौजूद सारे सोल्जर्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट वो कई लोगों को मार भी देता है। जॉन को जब इन चीजों के बारे में पता चलता है तो वो सीधा ऊपर की तरफ चला आया था। जॉन ने ये सोचा कि वो उस रोबोट को मारने के लिए एक हेलीकॉप्टर से ऊपर जाएगा और उसके ऊपर लगातार फायर करता रहेगा, बट जॉन जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठता है तब तक उस रोबोट ने हमला कर दिया था। हेलीकॉप्टर को काफी डैमेज पहुंचने के कारण वो उड़ने के लायक नहीं रहता, वो सीधा नीचे आकर गिर गया। जॉन किसी भी तरीके से अपने आप को उस रोबोट से बचाता है, क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर था। फिर भी वो रोबोट उसके पास आने लगा तो जॉन ने लगातार उसके ऊपर मशीन गन चला दी थी। इतना ज्यादा फायर करने के बाद आखिरकार उस रोबोट की पूरी धज्जियां उड़ गई थी, यानी वो पूरा डीएक्टिवेट होकर खत्म हो गया था। जॉन की जान बाल बाल बची होती है और फिलहाल वो अपने बचे सभी साथियों के साथ इकट्ठा होता है और जो जो उन्हें डेटाज मिले थे वो उन्हें लेकर जाने लगा। इससे इतना तो उन्हें पता चल गया कि स्काईनेट कंपनी वाले कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। आने वाले सालों में कुछ जरूर खतरनाक चीजें होने वाली हैं। जॉन तो अब कलेक्ट किए गए सारे डेटा को लेकर अपने लीडर्स के पास चला जाता है, जो कि सबमरीन में एक अपना कमांड बेस सेंटर बनाकर रहा करते थे। बात ये थी कि स्काईनेट कंपनी द्वारा बनाए गए एडवांस रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने अपनी टीम बनाई होती है। उसी तरीके से कई सारे लीडर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था।
हर एक लीडर अपनी टीम से कांटेक्ट करता और उनसे आगे होने वाले प्लान्स के बारे में जानकारी देता। जॉन इसीलिए अब ये इन्फॉर्मेशन लेकर सीधा सबमरीन में चला जाता है अपनी लीडर के पास। वहाँ कई सारे सीनियर मेंबर्स मौजूद थे जिससे कि जॉन सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जॉन ने ये तो बता दिया कि हमने स्काईनेट का वो बेस सेंटर डिस्ट्रॉय कर दिया है, साथ ही साथ हमारे ऊपर T-600 का भी हमला हुआ था। पर जॉन ये बताते हुए भी एकदम चौंक जाता है कि स्काईनेट कंपनी के पास T-800 वाले रोबोट भी हैं और ये रोबोट वो सभी 20th सेंचुरी में एक्टिवेट कर देंगे। यानी स्काईनेट कंपनी के डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी उन्होंने आगे अपने प्लान फिक्स करके रखे हैं। मतलब साफ है कि आगे आने वाला समय रोबोट से भरा पड़ा है। उन्हें फाइट करनी होगी और स्काईनेट के हर एक कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय करना होगा। जॉन के सारे सीनियर्स भी इस बात से चौंक गए थे। फिलहाल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता स्काईनेट के हर एक बेस सेंटर को डिस्ट्रॉय करने का। उन्होंने तो जॉन को एक और बेस सेंटर के बारे में बताया जिसकी लोकेशन अभी अभी पता चली है। यानी अब जॉन और उसकी टीम का काम होगा कि वो उस जगह पर जाकर उस बेस सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर दे। शायद हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऐसा सेंटर होगा जो आगे आने वाले रोबोट्स को कमांड देता हो। जॉन इन सारे मिशन को अच्छी तरीके से समझकर वहां से निकलने ही वाला था, पर तब तक उनमें से एक सीनियर ने उसे एक बात बताई। वो कहने लगा कि स्काईनेट वाले भी अब हम पर हमला करने का ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने तो एक हिट लिस्ट बनाई है जिससे कि वो एक एक करके मार देंगे। सेकंड नंबर पर किसी और का नहीं बल्कि जॉन का ही नाम था। जॉन इससे ज्यादा चौंकता नहीं और ये पूछता है कि फर्स्ट नंबर पर कौन है। तब जाकर सीनियर ने बताया कि उस आदमी का नाम काइल रीस है। जॉन इस बात के बाद एकदम से कॉन्शियस हो गया था और उसे भी अपनी जान की परवाह होने लगी। वो इन सारी चीजों का अच्छी तरीके से ध्यान रखता है और अपने वेपन्स ले लेता है। कुछ समय बाद हमें उसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का बेस सेंटर दिखाया गया जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उस जगह को दरअसल स्काईनेट कंपनी के कई सारे सीरीज के रोबोट ने डिस्ट्रॉय किया होता है, पर अचानक हमें वहां से कोई निकलता हुआ दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि मार्कस ही था जिसके ऊपर वो कंपनी लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही थी इतने सालों तक। मार्कस जिंदा है इस पर उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। ऑब्वियस बात थी कि जब उसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था तो 19th सेंचुरी का समय चल रहा था और अब यहाँ इतने साल बीतने के बावजूद भी उसके बॉडी परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है उसे नहीं समझ रहा था। फिलहाल मार्कस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो किसी भी तरीके से अपने ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए अब फिलहाल वो थोड़े कपड़े पहनता है और अपने आप को साफ करके आगे बढ़ने लगता है। उसे तो कैलिफोर्निया तक जाने का रास्ता मिल गया था तो वो उसी को पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर जाते ही मार्कस को ये पता चलता है कि वो सारी जगह एकदम से तहस नहस हो चुकी है। इतनी ज्यादा तबाही तो उसने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं की थी। अब मार्कस सोच रहा था कि यहाँ पर उसे कोई मिल जाए जिससे वो यहाँ की सिचुएशन पूछे। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है आवाज करते हुए, तभी उसे सामने की तरफ कोई तो दिखाई दिया। मार्कस बिना कुछ सोचे समझे उसे आवाज लगाने लगा, बट जब क्लोजअप लुक दिखाया जाता है तो पता चला कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। और इस रोबोट ने जैसे ही मार्कस को नोटिस किया तो वो मशीन गन से उस पर फायर करने लगा। मार्कस की जान चली जाती, लेकिन इससे पहले वहाँ पर दूसरा आदमी आ जाता है जिसने कि मार्कस को दूर ढकेल दिया, यानी उसने मार्कस की जान बचाई होती है। इस आदमी का नाम काइल रीस होता है जिसकी बातें वो सीनियर कर रहा था। यानी स्काईनेट की हिट लिस्ट में सबसे पहला नंबर काइल रीस यानी इस आदमी का है। काइल रीस के साथ एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम स्टार होता है। अब वो दोनों मार्कस की मदद करते हुए उसे अपने एक हाइडिंग एरिया की तरफ लेकर चले जाते हैं। ये जगह पहले से बहुत खतरनाक हो चुकी थी। इस तरीके से अकेला घूमना मतलब मौत को चेतावनी देना। मार्कस को वो एक सेफ जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर वो बेफिक्र रह सकते थे। काइल रीस तो मार्कस को सारी बातें बताता है कि कैसे इतने साल बीत चुके हैं। मार्कस को जब लाया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए तब 19th सेंचुरी चल रही थी और अब जाकर 20th सेंचुरी में उसने अपनी आंखें खोली हैं। काइल रीस के हिसाब से ये सारी चीजें स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन का किया धरा है। भले ही उनके सारे बेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसी हिसाब से अपने रोबोट्स एक्टिवेट कर दिए थे। ये रोबोट्स आने वाले समय में एकदम से इंसानों को टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन काइल रीस मार्कस को बताता है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम जॉन था। जॉन स्काईनेट कंपनी के सारे रोबोट्स और उनके प्लान को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। इनफैक्ट वो तो रोज रेडियो पर उन सभी लोगों को इनवाइट करता था जो अभी बचे हुए हैं। वो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता और काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता कि कैसे वो उन रोबोट से बचकर उन पर हमला कर सकते हैं। काइल रीस इतने समय तक जॉन की कही गई बातों को फॉलो करते हुए जिंदा रह पाया है, लेकिन कुछ दिनों से उसका रेडियो खराब हो चुका है तो इसीलिए वो जॉन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब जब बात करते ही करते मार्कस की नजर उस खराब हुए रेडियो पर पड़ती है। वो उस रेडियो को अच्छी तरीके से देखने लगा तो पता चलता है कि उसका टेक्निकल माइंड काफी अच्छा है। वो तो रेडियो के अलग अलग चीजों को देखने लगा और अचानक कुछ ही मिनट के अंदर वो उस खराब पड़े हुए रेडियो को ठीक कर देता है। पता नहीं ये एबिलिटी उसके अंदर कैसे आई, क्योंकि इससे पहले तो मार्कस एक सोल्जर हुआ करता था, उसे इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं नॉलेज थी। रेडियो ठीक हो जाने पर अब वो वापस से कनेक्ट
करता है जैसे कि जॉन का मैसेज मिल रहा था। काइल रीस को किसी भी तरीके से स्टार की जान बचानी थी, इसीलिए वो जॉन द्वारा बताए गए एक बेस की तरफ जाने का डिसाइड करता है। उस जगह पर पहुंचने के बाद उनकी जान को उतना तो खतरा नहीं होगा। मार्कस भी इन चीजों के बारे में एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन वो सब चलते हुए एक किनारे पर आ गए थे। वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ खराब पड़ी हुई होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली मार्कस का टेक्निकल माइंड एकदम से बेस्ट होता है। वो उसमें से एक गाड़ी को अच्छी तरीके से देखने लगा और वायर्स को कुछ यहाँ वहाँ करके उसे अच्छी तरीके से बना देता है। वो कार एकदम से रेडी हो चुकी थी। मार्कस तुरंत ही काइल रीस और स्टार दोनों को लेकर उसके अंदर बैठ गया और पहाड़ी वाले इलाके से नीचे उतरने लगा। उन तीनों को लग रहा था कि सेफ जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी, जॉन उनकी मदद करेगा इन सारे स्काईनेट्स वाले रोबोट्स को हराने के लिए। पर अचानक उनका पीछा एक ड्रोन करने लग जाता है। मार्कस और काइल रीस किसी भी तरीके से अपनी जीप को आगे बढ़ा रहे थे। उस ड्रोन के अंदर कई वेपन्स भी हो सकते हैं जो उन पर फायर करने लगे। मार्कस इतना अच्छा कार चला रहा था कि कोई ड्रोन उसका पीछा कर ही नहीं पाता। कई देर तक चकमा देने के बाद वो ड्रोन पीछे तो हो जाता है, लेकिन उसने जाने अनजाने में काइल रीस को स्कैन कर लिया था। यानी वो अब इस बारे में सारी डिटेल्स अपने हेडक्वार्टर में ट्रांसफर कर देगा। इन चीजों के बारे में अभी मार्कस और काइल रीस को नहीं पता होता। वो तो वहाँ से बचते हुए सीधा उसी बेस सेंटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि जॉन ने बताया था। ट्रेवल करते हुए वो एक गैस स्टेशन के पास आ जाते हैं। वहाँ पर उतरने के बाद उन्हें एक टीम मिल रही थी जिन्हें की रेसिस्टेंट टीम कहा जाता है। ये सारी टीम्स जॉन द्वारा बताए गए निर्देशों को पालन करती थी और अपना किसी भी तरीके से एकदम सेफ्टी रखती थी। काइल रीस, स्टार और मार्कस जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने बता दिया कि हम जॉन के फॉलोवर्स हैं। जॉन ने हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए थे जिसे फॉलो करते हुए हम यहाँ पहुँच गए। वो सारे लोग अब यहाँ काइल रीस को एक्सेप्ट करने ही वाले थे, पर अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। ये रोबोट काइल रीस की लोकेशन का पता लगा कर आया था, जिसकी डिटेल्स उस ड्रोन ने स्कैन करके प्रोवाइड की थी। इस बड़े से रोबोट को स्काईनेट कंपनी ने ही बनाया होता है, जिसका नाम हार्वेस्टर रखा गया था। साइज इसका इतना बड़ा रहता है कि किसी भी बहुत ही बड़ी आदमी को एक साथ ही ये खत्म कर दे। हार्वेस्टर ने तो पूरे गैस स्टेशन पर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। उस बड़े से रोबोट यानी हार्वेस्टर ने तो चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था और जो भी उसके सामने आता उसे वो खत्म कर देता। वहाँ जितने भी लोग थे अपनी जान बचाकर भाग तो रहे थे, लेकिन हार्वेस्टर का स्कैनिंग सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा होता है कि कोई भी नहीं बच पाता। मार्कस और काइल रीस बहुत ही ज्यादा चौंक गए और उन्हें किसी भी तरीके से इसे हराना ही होगा। तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि अगर गैस स्टेशन में एक धमाका किया जाए तो उस धमाके के अंदर इस रोबोट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ हार्वेस्टर को चकमा देकर उस गैस स्टेशन के पास लाना होगा। मार्कस और काइल रीस को ये प्लान अच्छे से समझ गया, इसीलिए वो ट्रक के अंदर बैठकर उसे चकमा देने लगते हैं। वो भी लगातार कई हथियार की मदद से उन पर फायर करता है। इतने ज्यादा हमले करने के कारण एक मोमेंट ऐसा आया जब वो रोबोट गैस स्टेशन के पास होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मार्कस ने वहाँ आग लगा दी। देखते ही देखते वहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उस रोबोट की पूरी बॉडी एकदम से जलने लगी थी। सभी को यही लग रहा था कि उस धमाके में रोबोट मारा गया, पर अगले ही मोमेंट में वो हार्वेस्टर बाहर निकल जाता है एकदम सही सलामत। यानी उसकी टेक्नोलॉजी इस तरीके से बनाई गई थी कि वो इस छोटे मोटे हमले से बच जाए। अब वो हार्वेस्टर काइल रीस को पकड़ने के लिए जब आगे बढ़ा तो पता चला कि मार्कस और काइल रीस एक ट्रक में बैठकर काफी आगे निकल चुके हैं। उन दोनों को लग रहा था कि अब शायद रोबोट उनका पीछा नहीं कर पाएगा, बट उस हार्वेस्टर ने अपने पैरों के अंदर से 2 रोबोट निकाले। ये तो बाइक वाले रोबोट थे जो बहुत ही तेजी से अब उनका पीछा करने लगे होते हैं। यानी मार्कस, काइल रीस और स्टार तीनों की जान अब बहुत ज्यादा खतरे में है। लगातार आगे बढ़ते रहने के बावजूद भी वो दोनों रोबोट उनके ठीक पीछे आ जाते हैं। मार्कस किसी भी तरीके से ट्रक को कंट्रोल करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है। किसी भी तरीके से वो एक मोटर रोबोट को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब तो हो चुके थे, लेकिन दूसरा वाला अभी भी उनके पीछे था। उनके पास भी वेपन्स होते हैं जो लगातार ट्रक पर हमला कर रहे थे। इस तरीके से चलता रहा तो ट्रक थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब मार्कस और काइल रीस सीधा ट्रेवल करते हुए एक बड़े से ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं। उस ब्रिज के ऊपर सबसे पहले उन्होंने दूसरे वाले मोटर रोबोट के ऊपर फोकस किया और बड़ी चालाकी से उसे नीचे गिरा दिया। सब कुछ अब ठीक लग रहा था कि वो बच जाएंगे, बट ऊपर की तरफ से स्काईनेट कंपनी के कई सारे रोबोट्स और फ्लाइंग कैरियर्स आ जाते हैं। उन फ्लाइंग कैरियर्स ने तो सबसे पहले काइल रीस और स्टार दोनों को पकड़ लिया और उन्हें एक ट्रक के अंदर बंद किया जहां बाकी लोग कैद हुए थे। मार्कस बेचारा बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन दोनों को बचा ही नहीं पाता। अब स्काईनेट कंपनी के वो सारे कैरियर्स कैद किए गए लोगों को अपने साथ लेकर जाने लगे। लग रहा था कि अब उन सभी को मार दिया जाएगा, पर हमें पता चलता है कि जॉन अपने कुछ कंपेनियंस के साथ ये सारी चीजें देख रहा है। उसे इन चीजों के बारे में पता था कि कैसे स्काईनेट कंपनी कई लोगों को किडनैप कर रही है, तो इसीलिए उन्होंने मदद के लिए अपने 2 फाइटिंग जेट्स को वहां पर भेज दी। फाइटिंग जेट्स लगातार फ्लाइंग कैरियर पर हमला करते ही जा रहे थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करके बचे हुए लोगों को नीचे लाने का, बट फ्लाइंग कैरियर्स के पास भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी।
उन्होंने पलटवार करके एक फाइटिंग जेट को तो गिरा दिया, दूसरा वाला भी उन सभी को बचा नहीं पाता और मल फंक्शनिंग होकर नीचे गिरने लगता है। बेचारे इतनी कोशिश करने के बावजूद भी काइल रीस और स्टार को कैद होने से नहीं बचा पाए। अब फाइटिंग जेट में जो पायलट था वो सही सलामत नीचे आ जाता है। दरअसल वो एक लेडी थी जिसके पास मार्कस चला आया था मदद करने के लिए। मार्कस तो उसे सही सलामत नीचे उतारकर उसके बारे में पूछने लगता है। उस लेडी का नाम ब्लेयर होता है जो मार्कस से कह रही थी कि मुझे जॉन के पास वापस जाना है। जॉन नाम सुनते ही मार्कस कहने लगा कि मुझे भी जॉन से मिलना था कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो इसीलिए अब दोनों में अंडरस्टैंडिंग होने के कारण निकल पड़ते हैं वो जॉन के अड्डे पर। उस सीक्रेट बेस सेंटर पर जाने के लिए उन्हें कुछ दिनों का समय लगने वाला था, इसीलिए दोनों साथ सफर तय करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक ऐसी माइनिंग फील्ड दिखाई दी जहाँ पर कई सारे बॉम्ब्स लगे हुए थे। ब्लेयर बताती है कि इस पूरे माइनिंग फील्ड से हमें कुछ खतरा नहीं है। इन सारे माइंस के अंदर दरअसल ऐसी टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई है जो इंसानों के ऊपर काम नहीं करती, बल्कि अगर कोई टर्मिनेटर या फिर रोबोट आएगा तो वो उसके बॉडी से चिपककर ब्लास्ट हो जाती है। मार्कस और ब्लेयर अब बिना कोई टेंशन किए अब उस माइनिंग फील्ड से आगे बढ़ने लगे। पहले तो ब्लेयर आगे बढ़ती है जिससे कि कुछ नहीं हो रहा था, बट जैसे ही मार्कस उस माइनिंग फील्ड में कदम रखता है तभी एक लैंड माइन सीधा उसके पैर पर आकर चिपक गई। थोड़ी देर में वहां पर ब्लास्ट होने के कारण मार्कस को काफी ज्यादा चोट लगती है। जल्द से जल्द मार्कस को उठाकर जॉन के उस बेस सेंटर में लाया गया। मार्कस की ट्रीटमेंट करने के बजाय उन सभी लोगों ने उसे बांध कर रख दिया होता है। मार्कस ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने जॉन मौजूद था और वो इतना कहता है कि मैं किसी रोबोट से हाथ नहीं मिलाने वाला। मार्कस चौंक गया और कहने लगा कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ बल्कि इंसान हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बॉडी को देख रहा था तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से रोबोटिक थी। ब्लेयर भी अब जाकर इन चीजों को फिगर आउट कर पाती है क्योंकि वो तो कुछ समय पहले यही सोच रही थी कि मार्कस हमारी तरह एक इंसान है। तब जाकर जॉन ने मार्कस के बारे में बताया कि ये एक साइबॉग है, यानी आधा इंसान और आधा रोबोट। मार्कस के बॉडी में सिर्फ उसका दिमाग और हार्ट ही इंसानों वाला है, बाकी सारी चीजें एक रोबोटिक है। मार्कस तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ, लेकिन जॉन ने उसे कैद करके वहीं पर रख दिया जब तक कुछ श्योरिटी नहीं मिल जाती कि मार्कस हमारे लिए खतरा है कि नहीं। लेकिन यहाँ ब्लेयर को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका होता है कि मार्कस कोई बुरा आदमी नहीं है। इतने दिनों तक कैद रहने के कारण ब्लेयर आखिरकार मार्कस के पास चली गई और उसे आजाद कर देती है। बट थोड़ी ही देर में जॉन को इन चीजों के बारे में पता चल गया और वो तो अपने ड्रोन्स की मदद से मार्कस और ब्लेयर पर हमला करने लगा था। पूरे प्रोसेस में ब्लेयर ने मार्कस की बहुत मदद की, लेकिन जॉन द्वारा किए गए हमले के कारण ब्लेयर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। मार्कस इस तरीके से बैठ तो नहीं सकता था, इसीलिए वो वहां से निकलते हुए टर्मिनेटर्स वाले एरिया में आ गया। जॉन भी अपने हेलीकॉप्टर्स की मदद से उस पर हमला तो करता है, लेकिन पता चला कि उसके ऊपर कई सारे टर्मिनेटर रोबोट्स ने हमला कर दिया होता है, यानी जॉन भी अब बहुत ज्यादा मुश्किल में है। वो एक नदी के अंदर गिर गया जिसके अंदर कई हाइड्रोबॉट्स भी मौजूद थे। वो हाइड्रोबॉट्स पानी के रास्ते से जॉन पर हमला करने आ गए। जॉन अब मरने ही वाला था, लेकिन तभी उस जगह पर पहुंच जाता है मार्कस। मार्कस ने यहाँ जॉन की मदद की और उन सारे हाइड्रोबॉट्स को एक एक करके मार दिया। सभी को खत्म करने के बाद मार्कस और जॉन एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करते हैं। जॉन ने मार्कस से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मार्कस सिर्फ इतना बताता है कि स्काईनेट कंपनी ने मेरे साथ कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट किए और मैं भी उनसे इन चीजों का बदला लेना चाहता हूँ। मार्कस तो ये भी कहता है कि स्काईनेट कंपनी वालों ने मेरे दो दोस्तों यानी कि काइल रीस और स्टार को कैद किया है, मुझे उन्हें किसी भी हालत में जाकर बचाना होगा। अब जॉन को जब काइल रीस नाम याद आता है तो वो समझ गया कि उन्हें बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसने मार्कस को छोड़ दिया ताकि वो अपने साथियों की जाकर सुरक्षा कर सके। जॉन जब अपने बेस सेंटर में वापस आ रहा था तो उसके सीनियर्स ने लगातार उसे एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की। वो फ्रीक्वेंसी स्काईनेट ऑर्गेनाइजेशन की होती है जो एक सीक्रेट बेस था। तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जॉन को भी प्रोवाइड की जाने लगी। जॉन के सीनियर्स डिसाइड कर रहे थे कि वो उस लोकेशन पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे जिससे सारी टेक्नोलॉजी एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन जॉन उन्हें तुरंत ही रोक देता है क्योंकि उस जगह पर कई सारे कैदियों को रखा गया था और तो और वहां पर हमारे बारे में कई डेटाज मौजूद हैं। सबसे पहले हमें उन्हें रिकवर करना है और फिर ब्लास्ट करना है। जॉन की ये सारी बातें सीनियर समझ चुके थे और इसी के हिसाब से वो प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ मार्कस किसी भी तरीके से स्काईनेट के उस बेस वाले हेडक्वार्टर की तरफ पहुंच चुका था। उस जगह पर कड़ी सिक्योरिटी मौजूद थी और उनमें से कुछ ड्रोन ने मार्कस को देख लिया था, लेकिन जब वो मार्कस को स्कैन करते हैं तो वो उन्हें अपनी ही टीम का टर्मिनेटर समझ रहे थे। इसी वजह से मार्कस को अंदर जाने की परमिशन दे
दी जाती है। मार्कस अब वहाँ से ट्रेवल करता हुआ सीधा कंट्रोल रूम में आता है और सारी चीजें टर्न ऑफ करने का ट्राई करता है, बट थोड़ी ही देर में वहाँ पर कोई लेडी की वीडियो आ जाती है जो कोई और नहीं बल्कि सेरिना थी। सेरिना ने तो मार्कस को कांग्रेचुलेट किया उसके इतने अच्छे काम के लिए। मार्कस नहीं समझ रहा था कि ये कौन सा काम बोल रही है, तब जाकर सेरिना एक्चुअल सच्चाई बताती है। सेरिना ने बताया कि जब से तुम एक्टिवेट हुए हो तब से तुमने हमारे बताए गए काम ही किए हैं, जैसे कि काइल रिस नाम के उस आदमी को डिटेक्ट करवाना और हमारे जो दुश्मन है उन्हें फेक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करके उन्हें गुमराह करना। और अब तो थोड़ी ही देर में मार्कस के पीछे जॉन और उसकी बहुत सारी टीम भी यहाँ आ रही है, यानी वो एक तरीके से मरने ही वाले हैं। मार्कस ये बातें सुनकर एकदम से कंफ्यूज हो गया था कि आखिर क्या चल रहा है। वो तो शुरुआत से ही अपने मन मुताबिक काम कर रहा था, आखिर ये लोग इस तरीके से कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमें पता चला कि जॉन के वो सारे सीनियर्स जो कि सबमरीन में मौजूद थे, उन्होंने स्काईनेट के एक बेस लोकेशन का पता लगा लिया है और वहाँ पर फायर करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन उन सभी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब स्काईनेट वालों का एक प्लान होता है। उन्होंने गलत फ्रीक्वेंसी दी और जैसे ही सीनियर्स ने वो बॉम्ब फायर किया तभी वो उनका सिस्टम हैक करके वो लोकेशन उनके ऊपर ही सेट कर देते हैं, यानी जो मिसाइल्स फायर की गई थी वो उल्टा उनके पास ही आकर सबमरीन को ब्लास्ट कर देती हैं। वहाँ काफी बड़ा धमाका हुआ और जॉन का कोई भी सीनियर बच नहीं पाता, सबके सब बुरी तरीके से मारे गए थे। वहीं अब हमें जॉन दिखाया गया जो चोरी चुपके स्काईनेट के उस बेस हेडक्वार्टर में घुसने लगता है। उसने वहाँ के सिस्टम हैक कर दिए और जितने भी लोग कैद हुए थे उन्हें बाहर निकालने लगा। सारी चीजें एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही थी और सभी को वो बचाने लगता है, पर तभी उस जगह पर एंट्री होती है T-800 रोबोट की। ये रोबोट स्काईनेट कंपनी का सबसे लेटेस्ट रोबोट था और इसी के बारे में जॉन बात कर रहा था कि एक समय के बाद ये रोबोट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। स्काईनेट ने अपनी कंपनी के लिए जितने भी एडवांस रोबोट बनाए वो इसी तरीके की शक्ल दिया करते। अब T-800 रोबोट जब यहाँ जॉन को मारने के लिए आता है तभी जॉन ने उसके ऊपर एक मिसाइल फायर कर दिया। T-800 की पूरी बॉडी एकदम से जलने लग जाती है, लेकिन सिर्फ ऊपर की स्किन ही हटी थी। अंदर का वो टर्मिनेटर रोबोट अब एक्चुअल में दिखाई देने लगा होता है। वो तो अब बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में उनके पास आने लगा चोट पहुंचाने के लिए, बट उस जगह पर एंट्री होती है मार्कस की। मार्कस यहाँ जॉन को बचाना चाहता था, इसीलिए वो T-800 से लड़ने लगता है। ऑब्वियस बात थी कि मार्कस के पास एबिलिटी थी कि वो रोबोट से लड़ सके, क्योंकि वो भी आधा रोबोट ही होता है। लेकिन T-800 के अंदर काफी पावर थी, वो मार्कस को उठा कर पटकने लगा होता है। अब इन्हीं सारी चीजों के बीच जॉन को थोड़ा मौका मिल गया। वो जब दूसरी तरफ पहुंचता है तो उसे रोबोट के अंदर डाले जाने वाले फ्यूल सेल्स दिखाई दे रहे थे। जॉन को अंदाजा था कि ये फ्यूल सेल्स किसी न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे ही काम करते हैं, इसीलिए उसने कुछ बॉम्ब्स वहां पर फिट कर दिए जिससे कि एक चेन रिएक्शन होगा। वहां ब्लास्ट होने पर पूरा स्काईनेट का बेस ही तबाह हो जाएगा। वो तो सारे बॉम्ब्स को फिट कर देता है, पर यहाँ मार्कस लगातार T-800 से फाइट करता ही जा रहा था। अब यहाँ T-800 रोबोट ने नोटिस किया कि मार्कस पूरा रोबोट नहीं है, उसका दिल है जो इंसानों की तरह धड़क रहा है। इसीलिए रोबोट ने सीधा उसके दिल पर हमला किया और मार्कस को बेहोश कर दिया। मार्कस जरा भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। जॉन इस तरीके से मार्कस को मरने तो नहीं दे सकता, तो इसीलिए वो मार्कस को आकर इलेक्ट्रिसिटी के झटके देता है। कई बार ट्राई करने पर आखिरकार अंत में उसे होश आ गया था, पर प्रॉब्लम ये थी कि पीछे से अब T-800 ने आकर एक वेपन उसकी बॉडी में घुसा दिया। जॉन को बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो तो एकदम से बेहोश होने लगा था, पर मार्कस जो एकदम रेडी हो चुका है उसने उसी वेपन को उठाया और समय रहते हुए T-800 के सर में वार कर दिया। वो तो एक बार में ही उस रोबोट के पूरे सर को ही तोड़ देता है। मार्कस अब बचे हुए लोगों के साथ जॉन को उठाकर बाहर लेकर चला गया। देखते ही देखते फ्यूल सेल्स में जो बॉम्ब लगाए गए थे वो ब्लास्ट होने लगे। चेन रिएक्शन से इतना बड़ा धमाका होता है कि स्काईनेट का वो बेस सेंटर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था और अब सुबह के समय हमें जॉन की टीम की बेस कैंप को दिखाया जाता है। जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और शायद वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। उसके दिल पर वेपन से बहुत ज्यादा चोट लगी है। मार्कस को जब ये बात पता चली तो वो सीधा आकर उन्हें कहता है कि मुझे अपने शरीर की कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी अपनी लाइफ से तंग आ चुका हूँ। तो इसीलिए मार्कस ने अपना दिल ऑफर किया जिससे कि जॉन की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाए। काइल रिस स्टार और सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं जिन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली। और अब मार्कस के विजन एकदम से ब्लर हो जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी से वो दिल निकाल लिया गया, क्योंकि उसकी बॉडी से वो दिल निकालकर जॉन की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। हमारी ये कहानी इसी बलिदान के साथ खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।